एक बेटा जो कलेक्टर बनकर पूरे जिले की जिम्मेदारी अपने कंधों पर जिसे संभालना था। 10वीं में उसके 95% आए थे और 12वीं में 89% उसके आए थे। परिवार को लगा कि बच्चा अगर यूपीएससी की तैयारी करेगा तो बड़े बड़ों को पीछे पछाड़ देगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक रोज वही बेटा जो कलेक्टर बन सकता था अपनी मां को मारकर टॉयलेट के अंदर छिपा देता है, वो भी टॉयलेट की खुदाई कर कर। पहले सुनिए, जब रिपोर्टर उससे पूछताछ करते हैं कि जरा बताओ आपके साथ कौन कौन है, तो क्या जवाब आता है। क्या क्या मन में आया तुम्हारे ये? तो और भी लोग हैं क्या इसमें? तो अकेले ही हो? क्यों मारा तुमने? दीपक क्यों मारा? बोलो भाई, क्यों मारा तुमने? तो सुना आपने, दीपक दीपक कर कर नाम पुकारा जा रहा है इस बेटे को और कहा जा रहा है कि बताओ कि तुमने अपनी मां को कैसे और क्यों मारा। दरअसल दीपक अपनी मां को मौत की घाट उतारने के बाद अपनी मां की लाश के सामने वो बैठता है और टकटकी निगाहों से अपनी मां की लाश को लगातार घूरता रहता है। इस बीच कई घंटे बीत जाते हैं, उसे समझ में नहीं आता कि अपनी मां की लाश को कैसे और किधर छुपाए। अब कैसे और किधर का ये जो जवाब था, इसकी जो जवाब उसको इस तरीके से मिला कि उसे लगा कि अगर मैं टॉयलेट में ले जाकर इसे छिपा दूं तो कोई भी उसे पकड़ नहीं पाएगा, ना ही खोज पाएगा। मां की लाश घर में पड़ी हुई है, ये कुदाल लेकर आता है, फावड़ा लेकर आता है और खुदाई शुरू कर देता है जहां पर उसे अपनी मां की लाश को छुपाना था। आपको एक अंश भर का वीडियो में मैं दिखाता हूं। ये जो पुलिस वाला है, इस पुलिस वाले जो जिसने रुमाल अपने मुंह पर बांधा हुआ है, भयंकर बदबू आ रही है। इस पुलिस वाले की पीठ के ठीक पीछे वही मां है जिसे खुदाई कर कर निकाला जा रहा है। हम आपको पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते, इसलिए मैंने कहा कि अंश भर वाला जो वीडियो है वो हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से दीपक के मन में और दिमाग में हैवान इस तरीके से भर चुका था। उसे लग रहा था कि मुझे अपनी मां को मारकर 1 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है अपने नाम करनी है। लेकिन कहानी में इस तरीके से ट्विस्ट है कि जो बेटा है ये खुद उस घर का चिराग नहीं है। दरअसल कहानी में जब हर किसी को कहानी पता लगी तो हर किसी ने अपने कान पकड़ लिए कि अरे ये जो बेटा जिसे पूरी दुनिया समझ रही थी, पूरी दुनिया मान भी रही थी घर का बेटा है, घर का चिराग है, लेकिन जब पुलिस अपनी कहानी बताती है तो उसमें बहुत बड़े उलटफेर हो जाते हैं। क्या है अंदर की कहानी, चलिए तफसील से जानते हैं। तो मध्य प्रदेश के दीपक को अब फांसी की सजा हो गई है। आज ही जिस वक्त हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे कुछ ही देर पहले यह खबर आई है कि ये जो लड़का है जो श्योपुर का रहने वाला है, जिसने अपनी मां का कत्ल किया और ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उस कत्ल पर पर्दा डालने के लिए बेहद बेरहमी से अपनी मां की लाश को छिपाया भी, उसे अब मृत्यु दंड दे दिया गया है कोर्ट के द्वारा और 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन ये जो पूरी वारदात है ये पिछले साल की, साल 2024 की है और किस तरह से वारदात हुई और इसके पीछे का मकसद क्या था, और जैसा कि दीपक ने बोला कि कहानी में ट्विस्ट है, ये जो बच्चा है ये असली चिराग भी नहीं है, तो इसके पीछे की कहानी क्या है। तो दरअसल आपको सिलसिलेवार तरीके से समझना होगा। बात है आज से करीब करीब 26-27 साल पहले की, कि जो ये श्योपुर में एक मकान था, अच्छा खासा मकान है, 2 मंजिला करके, जैसे आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, जिस घर से लाश निकली है वही मकान है। वहाँ पर भुवनेंद्र पचौरी नाम के एक शख्स थे, वो अपनी पत्नी उषा के साथ रहा करते थे। आस पड़ोस में उनके जो भाई हैं वो भी रहते थे, उषा की जो बहन है वो भी उसी पड़ोस में रहा करती थी। अब होता दरअसल ये है कि जो भुवनेंद्र पचौरी हैं और जो उषा देवी हैं उनके कोई भी संतान नहीं थी। अब ऐसे में उषा को लगा कि उसके पास कोई बच्चा नहीं है, वो एक तरीके से माँ का प्यार देने से वंचित है। तो ऐसे में उसने अपने पति से बात की और कहा क्यों ना हम अनाथाश्रम से एक बच्चे को गोद ले लें, जाकर देखिए और जो बच्चा सही है, अच्छा लगता है, हम क्यों ना उसको पालें और अपना बेटा बनाकर उसको अच्छा जीवन दें। अब यहाँ पर सोच देखिए उस माँ बाप की, उस दंपति की। उन्होंने सोचा एक बच्चे को जिसके माँ बाप नहीं है, जो अनाथाश्रम में है, उसको लेकर आया जाए और उसको अच्छा जीवन दिया जाए। और ये तय करने के बाद ये दोनों के दोनों ग्वालियर जाते हैं, वहाँ के अनाथ आश्रम से एक
बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। उस वक्त उसकी उम्र 2 साल थी। जब उसको लेकर आते हैं तो उसके बाद उस बच्चे को पाला पोसा जाता है, उसकी परवरिश की जाती है। नाम रखा जाता है दीपक पचौरी। अब धीरे धीरे जो दीपक है उसको अच्छी लाइफस्टाइल दी जाती है, क्योंकि फैमिली जो थी अच्छे बैकग्राउंड से थी, अच्छे खासे पैसे थे इनके पास, रेलवे कॉलोनी में इनका घर था। तो ऐसे में बहुत ही अच्छी परवरिश दी जाती है, बच्चे को अच्छे स्कूल में डाला जाता है। और ऐसे में जो दीपक था वो भी पढ़ाई में होनहार था। उसके भी अंकों की अगर हम बात करें तो जैसा दीपक ने आपको शुरुआत में बताया कि 10th में उसके 94% आए और 12th में 89% आए, और ऐसे में पढ़ने में काफ़ी प्रतिभाशाली बच्चा था वो। अब होता ये है कि पेरेंट्स को लगता है कि बेटे के जब इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं तो क्यों ना वो IAS PCS या कलेक्टर बने। तो UPSC के लिए उसे तैयारी के लिए उसे इंदौर भेजा जाता है और कहा जाता है कि अब वो वहाँ पर जाकर पढ़े और बीच बीच में जब उसकी छुट्टियां हों तो घर आ जाए। अब होता यह है कि 2016 में जो भुवनेंद्र पचौरी थे वो वन विभाग में जो काम करते थे वहां से रिटायर हो जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी ज़िंदगी अच्छी चलती है क्योंकि ठीक ठाक प्रॉपर्टी थी। अब रिटायरमेंट हो जाने के बाद इनकी लाइफ में टर्न कब आता है तो 2021 में। 2021 में अचानक भुवनेंद्र पचौरी को हार्ट अटैक आता है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। और इस वक्त लगभग दीपक की उम्र 21 साल रही होगी। अब अपने मरने से पहले जो पिता थे यानी जो भुवनेंद्र पचौरी थे वो लगभग 17 लाख की प्रॉपर्टी का जो नॉमिनी है, जो बैंक अकाउंट में जो पैसे थे वो अपने बेटे दीपक के नाम कर जाते हैं। और इधर 32 लाख की एक FD करते हैं अपनी पत्नी के नाम। इसके अलावा जो इनका 2 मंजिला मकान था करीब 17 लाख के आसपास वो अपनी पत्नी के नाम करते हैं। इनका एक और फ्लैट है वो भी अपनी पत्नी के नाम करते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी आप समझिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तो अपनी पत्नी के नाम ही करते हैं। और 17 लाख रुपए जो थे जो FD कराते हैं, अगर मैं एग्जैक्ट रकम बताऊं तो 16.85 लाख रुपए थे वो अपने बेटे के नाम की FD कर चले जाते हैं। अब होता ये है यहाँ पर कि जब पिता की मौत हो जाती है और बेटा इधर UPSC की तैयारी कर रहा था, तो ऐसे में जब परिवार वालों से बातचीत की गई तो पता लगता है कि उसको नशे की लत लग जाती है, वो नशे का आदी हो जाता है, धीरे धीरे ड्रग्स की ओर चला जाता है। अब उसकी जो लाइफ थी जहाँ वो एक अच्छा होनहार बच्चा था, अपने माँ बाप के साथ सही से रहता था, अब पिता के जाने के बाद और जब वो बाहर इंदौर में रहता तो उसकी जो लाइफस्टाइल थी वो चेंज हो गई। अब ऐसा करके वो जब भी घर आता अपनी माँ से लड़ता, कई बार उसकी बहसबाजी होती, पैसों को लेकर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर नोकझोंक होती। और इधर दीपक ने शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दिया। अब उसके पिता ने जो उसके लिए FD रखी थी उसको वो तुड़वाता है, उसमें से 14 लाख रुपए जो है वो शेयर मार्केट में लगा देता है। अब शेयर मार्केट में पैसे लगाने के बाद उसके पास करीब 2 लाख रुपए बचे, उसको भी वो इधर उधर इन्वेस्ट कर देता है और सारे पैसे उसके डूब जाते हैं। अब उसके पास जब पैसे नहीं रहे तो वो और ज़्यादा उसका दिमाग जो है परेशान हो जाता है, वो और ज़्यादा उतावला हो जाता है। अब ऐसे करके वो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर, जो UPSC की तैयारी कर रहा था वो छोड़कर अपनी माँ के पास चला जाता है। वहाँ रहता है और वहाँ अक्सर रोज़ ही माँ से लड़ने लग जाता है, छोटी छोटी बात पर नोकझोंक होती। माँ से कहता तुम अपनी FD तोड़कर मुझे दे दो, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। रोज़ सोचिए, एक गोद लिया बच्चा जिसको इन्होंने अपने सगे बेटे से भी ज़्यादा प्यार किया, अपना सब कुछ उसके नाम न्यौछावर कर दिया, वो बेटा लगातार अपनी माँ से लड़ रहा था। अब हुआ दरअसल ये कि जब उसको इस कदर अय्याशी की आदत लगी तो अब उसे लगा कि माँ भी कौन होती है। जब इस लेवल तक उसके माइंड में ये चीज़ें बैठ गई कि सबसे बड़ा तो पैसा होता है, अय्याशी करो, मौज करो, तो उसे लगा माँ भी क्या ही चीज़ है। तो ऐसे में उसे सोचा क्यों ना माँ का कत्ल कर दिया जाए, माँ को रास्ते से हटा दिया जाए। और इसी के आधार पर करीब अगर आपको मैं एग्जैक्ट डेट बताऊं तो तारीख थी 6 मई 2024 को। ये जो घर आपने देखा जहाँ से इस बॉडी को निकाला गया, इस लाश को निकाला गया, ये घर काफ़ी बड़ा था, 2 मंजिला मकान था, इसमें कुछ किराएदार भी रहते थे। और उस दिन जो किराएदार थे सारे सुबह कुछ कॉलेज के स्टूडेंट थे, कुछ जॉब करने वाले थे, ज़्यादातर ऐसे ही लोग रहते थे, वो सुबह चले गए। अब सुबह 10 बजे करीब जो तुलसी का पौधा था इस घर में वो ऊपर रखा था छत पर, उसको पानी डालने के लिए उषा देवी ऊपर गई थी। और जैसे वो नीचे उतर रही थी, बेटा बहाने से ऊपर जाता है, अपनी माँ को ऊपर से धक्का देता है। और धक्का देने के बाद उषा देवी जो है वो नीचे गिर जाती हैं। नीचे गिरने के बाद नीचे वो आता है लड़का और रॉड लेके उनके सिर पर वार करता है। उसके बाद भी जब इसका मन नहीं भरता तो अपनी माँ का गला घोटता है, वो जो साड़ी उन्होंने पहनी थी। और फिर लाश जो है वो एक कोने रखी हुई है, वो एक जगह पर रखी है लाश, और वो सोच रहा है कि अब किया क्या जाए, कैसे मैं इसको छुपाऊं, किराएदार कभी भी आ सकते हैं। तो ऐसे में ये जो लड़का है बड़ी ही चालाकी से देखता है कि जो बाथरूम, इनका जो सीढ़ियों के नीचे बाथरूम बना है वो कुछ टूटा फूटा है, उसमें ये चाहे तो तोड़फोड़ कर सकता है। तो उसमें गड्ढा खोदता है, अपनी माँ की लाश को डालता है, फिर ईंट और सीमेंट से चुनाई करता है, खुद ही ये सारा काम करता है। और लगातार सीमेंट लगाने के बाद जब प्लास्टर कर देता है तो पानी डालता रहता है ताकि जो प्लास्टर है वो जम जाए। और जब एक दिन में प्लास्टर जम जाता है धीरे धीरे, तब जाकर उस पर कबाड़ भर देता है
और ताला बंद कर लेता है। अब इसके बाद वो क्या प्लान करता है, क्या गेम खेलता है, आप आगे समझिए किस तरह से ये 2 दिन का इंतजार करता है, फिर जाकर अपने मामा फूफा के पास पहुंचता है, क्या पूरा स्वांग रचता है, पुलिस को कैसे गुमराह करता है। लेकिन पुलिस भी कैसे एक चालाकी से, मंदिर वाली क्या कहानी बनाई इसने कि मेरी माँ मंदिर गई, मेरी माँ हॉस्पिटल गई, कुछ ऐसी ऐसी कहानी बनाई कि पुलिस खुद इसको जाल में फंसाती है और फिर इसका सारा षड्यंत्र सामने आ जाता है। देखिए, इस जो बेटा है जिसे एक कायदे से अनाथालय से लाया गया था, जिसे पता है कि ये मेरे माँ बाप असली नहीं हैं और शायद इसलिए इसके मन में लालच और जब नशा हावी होता है तो जुर्म अपने आप उसके कदमों में आ ही जाता है। अब ये चीज़ें मैं क्यों कह रहा हूँ, दरअसल इसका मकसद था कि पहले मैं पूरी दुनिया को बताऊँ कि माँ कई दिनों से घर पर आई ही नहीं है, हमें ढूंढने की ज़रूरत है। इसलिए ये हर किसी के सामने जाके ढोंग करता है कि अरे मेरी मम्मी मुझे मिल नहीं रही, क्या अंकल आपने देखा, भैया आपने देखा क्या मेरी मम्मी को। अब ऐसा करते करते जब हर कोई परेशान हो चुका था, घर में एक संदूक रखा था जो ताला लॉक था। हर किसी के पास वो जाकर ये कह रहा था कि मुझे इस संदूक के अंदर को खोलना है, मुझे देखना है इसके अंदर क्या है। किराएदार हो और सामने जो पड़ो फूफा जी रहते थे, वो फूफा भी आते, वो कहते कि अरे बेटा और मम्मी को आ जाने दो, मम्मी के पास चाबी है, वो खोल देंगी, तुम्हें इतनी हड़बड़ी क्यों है। लेकिन बावजूद इसके उस संदूक को खोलने के लिए जो इसका उतावलापन था, वो हर किसी को चुभ रहा था। हर किसी को लग रहा था कि वो बेटा है जो अपनी माँ के साथ हर रोज मार पिटाई करता है, झगड़ा करता है। अब इसकी माँ जब से लापता हुई है, ये लगातार संदूक खोलने के लिए इतना उतावलापन क्यों दिखा रहा है। लेकिन बावजूद किराएदार ने मना किया, फूफा जी ने मना किया, मामा ने मना किया, ये फिर भी संदूक को खोल देता है। अंदर से जो भी चीज़ें निकलती हैं लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन लोगों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब लगी। लेकिन यही बात जो मैंने आपको अभी बताई, ये बात जब पुलिस के कानों तक पहुंची तो पुलिस को लगा अरे ये बेटा तो कोई दूध का धुला हुआ तो कतई नहीं है, इसकी कुंडली खंगालनी अच्छी तरीके से ज़रूरी है। पढ़ने लिखने में अच्छा था लेकिन नशे का आदी हो चुका था, ये बात भी थी सामने। दूसरी बात थी कि संदूक खोलने के लिए भी चीजें कह रही थी। पुलिस दीपक के पास आकर पूछताछ करना शुरू करती है, पूछती है कि ठीक है बेटा, आपके बारे में हमने बहुत सारी जानकारी जुटा ली है, आप खुद भी आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपकी माता जी कहाँ गायब हैं। अब एक वैसा बेटा जब उसकी 21 साल की उम्र थी, उसके पिता हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, पुलिस को ये जानकारी भी थी। अब 25 साल की उम्र पहुंचते पहुंचते उसकी माँ भी अचानक से गायब हो जाए और घर की जितनी भी जायदाद, प्रॉपर्टी, पैसा सब इसके नाम होना है। ऐसे में पुलिस सख्ती थोड़ी बरतती है, फिर पूछती है बताओ क्या असली कहानी क्या है। ये कहता है कि अंकल देखो, ऐसी बात है कि जो मेरी माँ है वो पूजा करने के लिए मंदिर में गई थी, आप वहां पर जाके पता करो, पूछो लोगों से, मैं भी खुद परेशान हूं। जब पुलिस वाले कहते कि ठीक है हम तो पता करवा ही रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रहे हैं, लेकिन तुमसे एक हेल्प चाहिए। पूछता है क्या हेल्प चाहिए, वो पुलिस वाले कहते कि ठीक है हम आपके सामने जितनी भी डीवीआर है सब खोल कर रख रहे हैं, आप इस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को देखकर बताओ कि आपकी माँ इनमें से कौन हो सकती है। किसी ने घूंघट डाला हुआ है, कोई महिला है, हमें पहचानने में जरा मुश्किल हो रही है, तुम खुद बता दो कि तुम्हारी माँ कौन है। अब कई घंटे वीडियो देखने के बाद उसकी हालत खराब होने लगी, क्योंकि जो रूप और रेखा उसने बताई थी कि माँ मम्मी ये साड़ी पहन के गई थी, उस रंग की कोई महिला दिख नहीं रही है। अब वो जिस भी महिला पर हाथ रखेगा उस महिला की तो सच्चाई सामने आ जाएगी कि वो महिला कहाँ पर गई है, कैसे गई है। तब यहां पर जो उसका हिचकना था दीपक पचौरी का, ये पुलिस को खटक गया। पुलिस ने फौरन ही उसे अच्छी तरीके से, जो पुलिस का तरीका होता है पूछताछ करने का, उसे पूछताछ की। तब जाकर उसने अपना मुंह खोलना शुरू किया और कहा कि हाँ, मैंने अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस को ने कहा कि अरे हमें तो पहले से शक था कि तुमने अपनी माँ को मौत के घाट तो उतार दिया है, लाश कहाँ छुपाई है। अब वो जो चीजें कहता है, उसी घर के अंदर पुलिस वाले बैठकर उससे पूछताछ कर रहे थे और पुलिस को पता लगता है पीठ के पीछे कि वहां पर एक सीढ़ी है, सीढ़ी के नीचे एक बाथरूम नुमा चीज बनी है, वहां पर उसने लाश को गाड़ा हुआ है। पुलिस के हाथ पैर फूल जाते हैं कि अपराधी इतनी कम उम्र का वो इतनी आसानी से कैसे बता रहा है कि पीछे के कमरे में उनकी पीठ के पीछे एक लाश दफनाई गई है। फौरन ही मजदूरों को बुलाया जाता है, खुदाई करवाई जाती है
और उस खुदाई से पहले जब पुलिस उस कमरे को जाकर छानबीन करती है कि कहाँ पर हो सकता है, तो पता लगता है कि पूरे कमरे को इस तरीके से कबाड़, जितना भी कबाड़ का सामान होता है उससे ढक दिया गया था, ताकि कोई भी दरवाज़ा खोल के देखे तो उसे लगे कि यहाँ तो कबाड़ रखा है। लेकिन उस कबाड़ को जब धीरे धीरे सारे सामान को बाहर निकाला गया, तब पता लगा कि वो जो फर्श है जिसे पक्का भी कर दिया गया है, उसके नीचे बॉडी है। हम आपको वो जो फुटेज वो दिखा नहीं सकती, यूट्यूब की कई गाइडलाइंस है कि ऐसी बॉडीज अब नहीं दिखा सकते आपको, लेकिन वो जो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था और जैसा कि मैंने अभी भी आपको दिखा रहा हूँ, पुलिस वाले मुंह पर रुमाल बांधकर जो सामने की ओर आ रहे हैं, कैमरा को देख रहे हैं, ठीक उनकी पीठ के पीछे उसकी माँ की लाश को खींच कर लाया गया था। वो जो तस्वीर है उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उस बेटे के मन में कहीं भी मन में पछतावा नहीं था। जब लाश मिल गई, बेटा सामने खड़ा था, पुलिस वाले पूछते हैं कि ठीक है लाश तो मिल गई, मोटिव क्या था, क्यों मारा था तुमने? तो जिस तरीके से वनिता ने आपको बताया कि नशे का आदी हो चुका था, पिता के जो एफडी वाले पैसे थे उसे तोड़कर उसने भरपूर शेयर मार्केट में पैसे लगाए, 2,35,000 रुपए तो उसने नशे में गंवा दिया, अय्याशी कर रहा था। अब जब से पिता की मौत हुई थी, इसे लगा कि घर का तो चिराग ही मैं हूं, अब इस घर में मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, क्योंकि घर में कोई दूसरा मर्द है ही नहीं। और इसलिए वो अपनी मां के साथ हर रोज उनसे बहस करता, उनसे झगड़ा करता और कहता कि दूसरे लड़के को देखो वो बाहर जा रहे हैं, मुझे भी बाहर जाना है, अय्याशी के लिए पैसे मांगता। अपनी पढ़ाई लिखाई तो छोड़ दीजिए, वही लड़का जिसके 94 और 90% जितने नंबर आ रहे हैं, सोचिए वो लड़का अगर नशे का आदी बन जाए, वो क्लास का टॉपर जो नशे का आदी बनकर सोचे कि मैं क्राइम की दुनिया में एक ऐसा परफेक्ट क्राइम करूं कि ना ही मुझे कोई पकड़ पाए और हर जगह मैं हर किसी को बेवकूफ बना दूं और सिर्फ पैसों के लिए मैं हर किसी को मौत के घाट उतारता चले जाऊं। इसके बाद जब पुलिस पूछती कि ठीक है जो तुम्हारे पास तुमने जो सारी चीजें बताई और तुम्हारा मकसद क्या था, उसका कहना था कि देखिए मम्मी के अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हुए थे, लगभग 16-17 लाख और रुपए पड़े हुए थे, वो भी चाहता था मैं एफडी तोड़ने के बाद, और बहुत ज़्यादा ज़मीन और जायदाद थे, लगभग 1 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है इसका जो असली मालिक अब मैं ही बन जाता। अब हर कोई मुझसे पूछ कर और मैं जितनी चाहे उतनी ज़मीन बेच कर एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता था। अच्छी ज़िंदगी वो जिया कि नहीं जिया ये तो बात की बात है, क्योंकि सलाखों के पीछे उसकी आधी ज़िंदगी कटनी है। लेकिन जिस वक्त हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करने आए हैं उससे महज 2 से 3 घंटे पहले ही न्यायालय से आदेश आया है कि इस लड़के को फांसी की सजा दी जाए। और न्यायालय जो जज साहब है उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए ये पूरे इंसानियत को शर्मसार करने वाला है कि जहां पर एक लड़के को गोद लिया जाता है और कहा जाता है कि हम आपकी जिंदगी बदल देंगे, वो अनाथालय में रहता पूरी जिंदगी, वहां से उठाकर जो दीपक पचौरी के माता पिता हैं, जो सौतेले माता पिता हैं, उन्होंने उसकी ज़िंदगी बदलने की कोशिश की। ज़िंदगी कुछ हद तक बदल भी गई थी, लेकिन कहते हैं कि जैसे ही वो बड़ा हुआ, जो असली शैतान जो इतने दिनों तक छुप कर बैठा था, उसने अपना असली रंग 25 साल बाद दिखाया और पूरे परिवार को मारकर, एक तरीके से अपनी माँ को ही मारकर, जिसने उसे खिलाया पिलाया बड़ा किया, उसके कपड़े बदले, उसके जो जब वो टॉयलेट कर देता होगा, जब वो वॉशरूम जाता होगा, हर कोई कपड़े बदलने वाली माँ को उसने उसी टॉयलेट में छिपा दिया। और सिर्फ मकसद क्या था कि मुझे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 16-17 लाख रुपए मिल जाते और मुझे कोई पकड़ ही नहीं पाता, और ये सिर्फ और सिर्फ नशे के लिए किया था उसने। फिलहाल के लिए कोर्ट ने दीपक पचौरी पर धारा 302 के तहत मृत्युदंड मतलब फांसी की सजा, 1,000 रुपए का जुर्माना सुनाया है। धारा 201 के तहत 7 साल की सजा और 1,000 रुपए अतिरिक्त मतलब और भी ज़्यादा उस पर लगाया गया है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, फांसी की सज़ा मिलने के बाद ये जो 7 साल की सज़ा का कोई मतलब रह नहीं जाता, लेकिन दीपक पचौरी के वकील इसे और भी उच्च जो न्यायालय हैं उसमें ज़रूर इसकी सिफारिश करेंगे और कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि इसकी फांसी की सज़ा को रुकवाया जाए। लेकिन जिस तरीके के इस हैवान को अगर इस सज़ा मिलेगी तो हर किसी के लिए नज़ीर होगा कि अगर ऐसे मामले सामने आएंगे तो ऐसे अपराधियों को मौत से कम की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो इसने परफेक्ट क्राइम करने की जो कोशिश की थी, और जितने भी अपराधी सोचते हैं कि हम परफेक्ट क्राइम कर लेंगे, हमें कोई पकड़ नहीं सकता, तो ऐसे केसेस आपको देखकर समझना चाहिए कि आप जितना चाहें उतना बचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कानून के हाथ और खाकी वर्दी से आप ज़्यादा दिन तक बच नहीं सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक।